नमस्कार साथियों, T4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शिक्षक भर्ती वर्ग 3 बाल विकास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैराथन क्लास कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने बाकी साथियों तक इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटों की योजना बनाकर कार्य करना है। तो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटे, तो 45 घंटों की योजना बनाकर कार्य करना है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता। क्या लागू नहीं होता? निःशक्त बच्चे लागू होते हैं। बी दे रखा है 6 से 14 वर्ष के बच्चे लागू है। 14 से 18 वर्ष के बच्चे, तो यह इसके अंतर्गत नहीं आते। इस कारण से बी विकल्प हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे या पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है। अगर आपकी कक्षा का कोई बच्चा सी को डी और डी को सी लिख रहा है या पढ़ रहा है तो वह डिस्लेक्सिया रोग से पीड़ित है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 4, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, संकेत शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा कहा गया है। ऑप्शन ए जो रहेगा वो हमारा सही जवाब रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य साथियों बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, एनसीटीई एनसीटीई का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है? तो एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा साथियों? नेशनल काउंसलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी जो दे रखा है, अंतर्व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना, यह मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। इसलिए करेक्ट आंसर विकल्प डी के साथ रहेगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में हमको बताना है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा। बी दे रखा है मुख्य शिक्षा में डालकर। सी है समाकलन द्वारा। डी है इनमें से कोई नहीं। तो निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान क्या किया जा सकता है? समावेशित शिक्षा द्वारा उनको किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए जो रहेगा वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 है, खालिस्तान प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। कौन प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? रचनात्मक विकास, तो यह प्रतिभाशाली होने का संकेत है। बी दे रखा है दूसरों के साथ झगड़ना, तो यह प्रतिभाशाली बच्चों का संकेत नहीं है। इसलिए बी विकल्प हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है ऐसा बताना था। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिस्लेक्सिया में पठन विकार संबंधित रहता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य बाल सामान्य बालकों के साथ। बी दे रखा है विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ विकसित पद्धतियों द्वारा। सी दे रखा है विशेष विद्यालयों में। डी है विशेष विद्यालय में विशेष अध्यापकों द्वारा। तो विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, तो अन्य सामान्य बालकों के साथ उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन ए जो रहेगा वो हमारे प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 12। आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान, आप क्या करेंगे?
उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे। बी है उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। सी है वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे। डी है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। अगर आपकी कक्षा में कोई एक विद्यार्थी बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 है समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता यह विशेषता है। यह विशेषता किनकी है, तो यह विशेषता सारी जो है यह सृजनशील बालकों की विशेषता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर नजर डालते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है विशेष शिक्षा संबंधित है। विशेष शिक्षा किनसे संबंधित है, ऑप्शन देखते हैं। मेधावी विद्यार्थी के लिए शिक्षा से संबंधित है क्या, नहीं है। बी दे रखा है कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, तो यह विशेष शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा। स्वयं पाठ को तैयार करने में कठिनाई अनुभव करेगा। बी है स्वतंत्र अध्ययन में अनुभव करेगा। सी है रोजगार के संदर्भ में कठिनाई का अनुभव करेगा, या फिर अभ्यास पुस्तिका में कठिनाई का अनुभव करेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, असंगठित घर से आने वाला बालक जो है वह स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई का अनुभव करेगा। ऑप्शन बी जो रहेगा वो हमारा सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 है आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। यदि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखा रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा कि आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन डी जो रहेगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 17। वह कौन सा बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है। वह कौन सा बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृति और प्रशिक्षण जो है वो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है, तो कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य हमारा क्या हो जाएगा, तो ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं वो हमारी दृष्टि में कमजोर वर्ग के बालक रहेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 19। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं कौन से हैं जिनकी सीखने की गति धीमी है, तो यह पिछड़े बालक ही सही है। जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच में है, यह भी बिल्कुल सही है। सी है मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो, बिल्कुल सही है। इस कारण से उपरोक्त सभी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं एलेक्सिया क्या है। एलेक्सिया क्या है साथियों, तो पढ़ने की अक्षमता, पढ़ने की अक्षमता एलेक्सिया कहलाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 21 की ओर। साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बच्चे आते हैं। साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बच्चे आते हैं, तो साइजोइड वर्ग में जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बालक आते हैं। विकल्प डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, पिछड़ा बालक आता है कि विशिष्ट बालक में, बिल्कुल आता है। प्रतिभाशाली बालक विशिष्ट बालक के अंतर्गत आता है। बुद्धि बालक जो है वो भी विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आएगा। इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। अपराधी बालक कौन है। अपराधी बालक कौन है यह हमको बताना है। तो अपराधी बालक वो होगा जो असामाजिक कार्य करते हैं, उनको अपराधी बालक कहा जाएगा। ऑप्शन ए जो रहेगा वो हमारा इसका राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। शारीरिक रूप से
अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है, तो डिस्ग्राफिया होता है। विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया अपने साथियों के साथ में तो शेयर कर दीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होते हैं, तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं वह अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। इस कारण से प्रश्न संख्या 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी के साथ रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। एक बच्चा जो खालिस्तान से ग्रस्त है वह सा को वास और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। मतलब सा और वास में अंतर नहीं कर पा रहा है और न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको डिसलेक्सिया कहा जाएगा। विकल्प डी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्न में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। अगर किसी शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं तो उस शिक्षिका के लिए क्या कहना सबसे उचित होगा, ये हमको बताना है। तो इसमें विकल्प सी जो है वो शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, यही विकल्प हमारे लिए सही रहेगा, उचित रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। प्रतिभाशाली विद्यार्थी को क्या ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा साथियों, तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। इस कारण से विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। खालिस्तान के कारण प्रतिभाशीलता होती है। खालिस्तान के कारण प्रतिभाशीलता होती है मनोसामाजिक कारकों के द्वारा, बी है अनुवांशिक रचना के कारण, सी है वातावरण अभिप्रेरणा के कारण, या डी है बी तथा सी का समायोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, अनुवांशिक रचना और वातावरण अभिप्रेरणा के कारण प्रतिभाशीलता होती है। इस कारण से ऑप्शन डी जो रहेगा वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 30। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त है। यहाँ पर आपको बताना है कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए क्या सबसे उपयुक्त है। तो शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, अगर ये छूट हो जाएगी तो यही सब हमारे लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। तो विकल्प ए जो रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। गतिक कौशलों में अधिगम में निर्योग्य खालिस्तान कहलाती है। गतिक कौशलों में अधिगम में निर्योग्य क्या कहलाती है, तो यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेक्सिया कहलाएगा। ऑप्शन बी जो रहेगा वो हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 से अधिगम निर्योग्यता है। अधिगम निर्योग्यता क्या है, तो अधिगम निर्योग्यता एक चर अवस्था है। ये चार हो गया, ये चर अवस्था है। तो विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर नजर डालते हैं, प्रश्न संख्या 33। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन से मूल रचना अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर हमको प्रश्न में बोला है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन से मूल रचना अधिक उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। अधिगम की योग्यता का लक्षण है। अधिगम की योग्यता का लक्षण क्या है, अधिगम की योग्यता का लक्षण अवधान, एकाग्रता संबंधित बाधा विकास। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 35। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप प्रदर्शित करता है। प्रश्न फिर से रिपीट कर देते हैं। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षणों की ओर निर्देशन करना, यह मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप प्रदर्शित करता है। तो विकल्प ए जो रहेगा वो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 36। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसी समान अर्थ में किया है। अभिसारी चिंतन का पद का प्रयोग
गिलफोर्ड ने किस समान अर्थ में किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता में। ऑप्शन बी जो रहेगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 दे रखा है, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सा युग की रक्षा यंत्र तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अतिकल्पना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 38। सृजनशीलता के लिए पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचारवेश, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पूर्वजों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है। पूर्वजों नहीं, ये पुर्जों है। पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे? इरफान नाम का एक बच्चा है, वह खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उसको अलग अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे? उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। विकल्प सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 40। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यकता है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए किस चीज की आवश्यकता है? तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों की आवश्यकता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 41। इसमें दे रखा है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्न में से क्या करना चाहिए? एक शिक्षिका है जो अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, तो उसको अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। तो उसके लिए उनको विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षाओं से अलग करना, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42। सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो पार्षद चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। यही इसका प्रश्न संख्या 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ विकास, शारीरिक विकास एक माह पूर्व प्रथम आवश्यकता है। यह कथन है क्या है? सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। विकल्प सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 44। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्रीय प्रायोजित योजना के उद्देश्य खालिस्तान है। निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, यह किसकी आवश्यकता है? तो यह नियमित विद्यालयों की आवश्यकता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित में सृजनशीलता का मुख्य तत्व क्या नहीं है? सृजनशीलता का मुख्य तत्व क्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर अनुशासन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जैविक मंदता, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? यहाँ पर विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है 48। श्रवण बाधित बच्चों को बढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? तो श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है 49। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? तो प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से दूसरों के साथ लड़ना, यह संकेत नहीं, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। और आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, तो यह पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने बाल विकास के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ 50 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।